डीटी और इंटरनेशनल टैक्स में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में इस वीडियो में खत्म कर ले, सो दैट कल पेपर में आए तो आपको बन जाए। सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब स्लैब रेट जो ओल्ड वाले थे वो हो गए ऑप्शनल। अब जो न्यू वाले स्लैब रेट्स है ये हो गए डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। स्लैब रेट्स बोल देता हूँ आपके सामने एक बार। 0 to 3 lakh नील, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakh 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakh 20%, 15 lakh एंड अबाउट 30%। क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं लिखा है तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से ही करके आना है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ है तो रेट होगा 25%। एग्जैक्टली 400 करोड़ पे भी 25% रेट ही होगा। तीसरी बात, सर डिफॉल्ट रिजाइम में सरचार्ज का रेट मैक्सिमम होगा कितना? 25%, ठीक है। यस, ओके। सर इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की इनकम की। तो नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इज 30%। सर रिबेट की बात करते हैं। पहले रिबेट कितना था? 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। अब डिफॉल्ट रिजाइम में कितना हो गया सर? व्हेन नेट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख देन 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर, 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। सर नेट टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? आफ्टर 6 रिडक्शन। ये सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, एनआर को नहीं मिलता, ध्यान रखना। दूसरी बात सर, एक कंसेप्ट आया रिबेट में, अमेंडमेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, सुन लो। देखो, जब नेट टोटल इनकम बढ़ रही है मतलब इट इज मोर देन 7 लाख एंड इनकम टैक्स पेबल इज मोर देन एनटीएम एंड 7 लाख। इसका मतलब क्या है सर? जितने देखो 7 लाख तक की कोई टैक्स नहीं है क्योंकि रिबेट मिल जाता है। 7 लाख आपकी इनकम है तो जीरो टैक्स है, ठीक है। अब 7 लाख से ऊपर इनकम बढ़ी इतनी पर टैक्स इतना बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे? हम सिर्फ इनकम दे देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे ऊपर का। जितनी इनकम बढ़ी उतना दे देंगे। इट इज जस्ट लाइक मार्जिनल रिलीफ। वैसी कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। देखो एग्जांपल देता हूँ। देखो 7,15,000 इनकम हो गई हमारी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। अब इनकम बढ़ी हमारी 15,000 से, तो टैक्स कितना लग गया? 7,15,000 पे टैक्स कितना आता है? 26,500। हमारी इनकम बढ़ी 15,000 से और टैक्स बढ़ गया 26,500 से। हम क्या बोलेंगे? हम तो नहीं देंगे भाई। हम क्या दे सकते हैं? जितनी हमारी इनकम बढ़ी उतना रख लो, तो हम 15,000 दे सकते हैं। तो रिलीफ कितना मिल गया हमको, मतलब रिबेट कितना मिल गया? 26,500 माइनस 15,000, दैट इज 11,500 का रिबेट मिल गया। हम टैक्स कितना पे करेंगे? सिर्फ जितनी इनकम बढ़ी हमारी, 15,000 की इनकम बढ़ी है तो 15,000 प्लस 4% सेस से कब तक एप्लीकेबल होगा? जब तक जो टैक्स पेबल आ रहा है ना हमारा, वो इनकम जो बढ़ी है उससे ज़्यादा होगा। मतलब जिस दिन सर, जैसे मान लीजिए कि 7,40,000 की इनकम हो गई हमारी, ठीक है। तो उसमें देखना टैक्स कम आएगा, इसमें टैक्स बहुत कम आएगा। टैक्स मतलब इसमें 28,000 29,000 कुछ आएगा, 30,000 आएगा 7,40,000 की इनकम पे। अब देखो इनकम जितनी बड़ी है उससे टैक्स कम है ना, तो यहाँ पे रिबेट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिबेट कब मिलेगा? जब आपकी इनकम जो बड़ी है और टैक्स जो बड़ा है, टैक्स ज़्यादा होना चाहिए इनकम से, बस सिंपल बात खत्म, ठीक है। ओके, डन। नया सेक्शन आया है, सेक्शन 115 BAE, वो सुन लो। एक इसको एप्लीकेबल रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सेटअप होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/23 बिफोर 30/3/24। टैक्स रेट क्या है सर? 15 + 10 + 4। ये सब कुछ सेम है सर। कौन सा सर? जैसे BAB था ना वैसे सेम है सब कुछ। स्पेशल रेट की इनकम के लिए क्या है सर? टैक्स स्पेशल रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है। और सर अदर इनकम के लिए हाउस प्रॉपर्टी IFRS के लिए 25.168, दैट इज 22 + 10 + 4। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इनकम के लिए है 15 + 10 + 4। और जो IFRS इनकम है मतलब अदर इनकम जो भी है उसके लिए 22 + 10 + 4। और ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा फर्स्ट प्रीवियस ईयर के ड्यू डेट के पहले, ठीक है। और एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें डिडक्शन क्या मिलेगा? सिर्फ 80 JJAA, राइट। इसमें एक और अमेंडमेंट है सर कि कोई कंपनी या कॉपरेटिव सोसाइटी जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब BAB या BAE वाले अगर एंटर करते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में विद एंटरप्राइज दे हैव क्लोज कनेक्शन विद, और AO क्या करेगा फिर? AO ALP कंप्यूट करेगा आपकी। तो जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, एनी एक्सेस इनकम कंप्यूटेड एट प्राइस अबव ALP, जो भी एक्स्ट्रा इनकम आएगी ALP के ऊपर, वो इनकम टैक्सेबल रहेगी 34.32% पे, दैट इज 30 + 10 + 4, दैट इज 30 + 10 + 4। ये नया है, आ सकता है MCQ में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है PGBB में 43B क्लॉज H, ठीक है बेटा। बीच में पॉज करूंगा बहुत बार मैं, आपको नहीं समझ में आएगा, वो कट आएंगे बीच में क्योंकि मैं आपका स्क्रोलिंग में टाइम बचाऊंगा। मैं स्क्रोल करूंगा पॉज करके फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 43BH क्या बोलता है कि आप MSME को कोई पेमेंट कर रहे हो अगर बियॉन्ड टाइम लिमिट, तो क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है ये। अगर बायर पे कर रहा है फॉर गुड्स और सर्विसेज फॉर MSME, ठीक है। MSME में कौन से? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। सब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज क्या होते हैं सर? माइक्रो मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट होता है अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर होता है अप टू 5 करोड़। और स्मॉल एंटरप्राइज मतलब जिनका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ एंड टर्नओवर होता है अप टू 50 करोड़, ठीक है।
दूसरी बात कि हम पे कर रहे हैं इनको गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो अगर पेमेंट हमने टाइम पे किया तो इट्स अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, अदरवाइज नॉट। सिंपल सी बात क्या है, टिल व्हेन द पेमेंट मस्ट बी रन, ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एग्रीमेंट है तो टाइम गिवन इन एग्रीमेंट, और ये हो सकता है मैक्स 45 डेज। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर करना पड़ेगा। देखो, अगर हमने विद इन टाइम लिमिट पेमेंट कर दिया तो एक्सपेंस अलाउड होगा अक्रूवल बेसिस पे, और हमने पेमेंट नहीं किया विद इन टाइम लिमिट तो एक्सपेंस अलाउड होगा अपने को पेमेंट बेसिस पे। मतलब सर क्या है, जब पे किया तब अलाउड होगा, जिस प्रीवियस में पे किया तब अलाउड होगा। सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा अफेक्ट होगा पेमेंट, जो अपन साल के बात कर रहे हैं, जैसे 31 मार्च को अपन ने कोई पेमेंट अक्रू कर लिया 31 मार्च 24 के पहले, ठीक है, मतलब समझ लो 25 मार्च के दिन, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है अपने को, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। अगर 10 अप्रैल तक अपन ने पेमेंट नहीं किया तो वो कब अलाउड होगा हमको, जब अपन पे करेंगे, कब, अगले साल। अगर 15 दिन के अंदर पे कर दिया तो हमको अक्रूवल बेसिस पे अलाउड हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2024 में। अगर हमने 15 दिन के बाद किया, मतलब जो भी टाइम है अपना 45 डेज या 15 डेज, उसके बाद किया तो हमको अलाउड होगा पेमेंट बेसिस पे। चलो बात खत्म। बेटा 44 एडीए में लिमिट हो गई 3 करोड़ की बढ़ के, और 44 एडीए में हो गई 175 लाख की। अब ये लिमिट 44 एडीए और एडीए की 3 करोड़ 75 लाख कब होगी सर, इफ अमाउंट रिसीव बाय कैश, बेयर चेक, क्रॉस चेक इज अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट में से सिर्फ 5% तक की अगर अपने को कैश, बेयर चेक, क्रॉस चेक से मिला है तो लिमिट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कैपिटल गेन में सेक्शन 50 AA। क्या बोलता है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर्स और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1423। ये क्या बोलता है कि मार्केट लिंक डिबेंचर या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, ये हमेशा क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेंगे, और इन पर जो भी गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और वो टैक्सेबल होगा नॉर्मल टैक्स रेट्स पे। किस पे, नॉर्मल टैक्स रेट्स पे। 111A में नहीं होगा, ये नॉर्मल टैक्स रेट्स पे होगा। सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल, देखो मार्केट लिंक डिबेंचर मतलब डेट सिक्योरिटी है, मतलब डिबेंचर है पर मार्केट से लिंक्ड है, ठीक है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब इसमें क्या है कि देखो, इसमें नॉट मोर देन 35% ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स, मतलब 65% और मोर का में डेट में है, इसमें 65% और मोर डेट में है, ठीक है, तो डेट वाले हैं बेसिकली। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और हमेशा ये क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन में एक अमेंडमेंट और है 54 एंड 54F में। उसमें क्या होता है, 54 सेक्शन जहां पे आप घर बेचो घर खरीदो, और 54F में कोई भी एसेट बेचो घर खरीदो। इन दोनों में अगर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 10 करोड़ के ऊपर है तो एक्सेस अमाउंट को अपन इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ 10 करोड़ ही लेंगे वहां पे। जैसे मान लो कि 54 की बात करता हूँ पहले, फिर 54 की F की बाद में बात करूंगा। मान लो कि हमने घर बेचा, हमारे पास कैपिटल गेन हुआ, हमारा उसमें 12 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, और हमने 12 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो हमको कैपिटल गेन में एग्जामिशन कितना मिलेगा, सिर्फ 10 करोड़ का मिलेगा। ऐसा मानेंगे हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो हमको सिर्फ 10 करोड़ का मिलेगा, मतलब 10 करोड़ के ऊपर आपका एग्जामिशन नहीं हो सकता। किसमें, 54 में। 54F की बात करते हैं। 54F में क्या होता है सर कि जो आप कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लेते हो ना, 54F में आपको पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्टेड लोगे आप, ये कभी भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं ले सकते आप। अगर मान लो यहाँ पर 12 करोड़, जैसे 15 करोड़ का आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, तो मान लो उसमें से आपने 12 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो 12 करोड़ नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे, 10 करोड़ ही लिखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको कैपिटल गेन का एग्जामिशन मिलेगा, राइट। 10 करोड़ के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बेसिक बात ये है, ठीक है, डन। IFRS में दो इनकम ऐड हुई है, दो अमेंडमेंट है। एनी सम रिसीव बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट एंड एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस एलोकेटेड, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट वाला पॉइंट मैं बिजनेस ट्रस्ट में समझाऊंगा, ठीक है। अभी पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी इनकम आएगी वो कहाँ आएगी सर, वो आएगी IFRS में। अब सुनो, देखो बिफोर 1423 अपन सिर्फ जब भी हमको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है कि नहीं ये चेक करना था, हम क्या चेक करते थे, हम लोग चेक करते थे कि प्रीमियम अप टू 10 या 15% ऑफ सम एश्योर्ड है क्या, हम सिर्फ ये चेक करते थे अभी तक। बट 1423 के बाद हमको दोनों चीज़ चेक करनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या कि आपका प्रीमियम होना चाहिए अप टू 5 लाख, एंड दूसरी बात प्रीमियम होना चाहिए अप टू 10 या 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट होगी। मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए अप टू 5 लाख एंड अप टू 10 या 15% ऑफ सम एश्योर्ड। 15% किस केस में सर, दिव्यांग पीपल के केस में, ठीक है। अब सर इसमें इनकम कैसे निकालेंगे, जितना पैसा मिला माइनस जितना पैसा दिया, जितना पैसा मिला माइनस जितना पैसा दिया। हमको पैसा मिला कितना मैच्योरिटी में, 50 लाख रुपीज़। हमने आज तक प्रीमियम कितना पे किया है, 30 लाख रुपीज़, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 20 लाख, 50 माइनस 30, ठीक है। अब देखो अगर सिंगल यूलिप है तो अगर अप टू 5 लाख है तो मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट, 5 लाख के ऊपर गया मैच्योरिटी टैक्सेबल, ठीक है। अगर मल्टीपल यूलिप्स है
तो जिन यूलिप सॉरी लिप्स 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 यहाँ पे लिप्स, गलती से यूलिप्स बोल देता हूँ मैं, लिप्स की बात चल रही है, लिप्स की, लिप्स लिप्स लिप्स, ठीक है। तो अगर मल्टीपल लिप्स है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मल्टीपल लिप्स, तो जिन लिप्स का 5 लाख तक के प्रीमियम है, ठीक है, उनको हम एग्जाम कर देंगे और बची हुई लिप्स को टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। जिन लिप्स का 5 लाख तक के प्रीमियम है उनको एग्जाम कर देंगे, बची हुई लिप्स को टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। अगर ये पैसा डेथ में मिला, अगर ये पैसा डेथ में मिला तो एग्जाम रहता है, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन बिजनेस ट्रस्ट का अमेंडमेंट, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट के बारे में सुनो मेरी बात, कि ठीक है, अपनी यूनिट होल्डर्स के हाथ में 3 इनकम टैक्स होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट, मतलब इसके अलावा किसी भी नाम से हम पेमेंट करेंगे अगर यूनिट होल्डर्स को, तो कभी उनके हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं हो रहा था टैक्सेबल, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम 2 नाम से पेमेंट कर रहे थे उनको, एक रिपेमेंट ऑफ डेट और एक क्या, एक हम कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स के नाम से, कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम्हारी यूनिट्स के लिए जो पैसा लिए तुमसे ना, तुमने यूनिट्स खरीदे हमसे, तुमने हमसे 20 रुपये में यूनिट्स खरीदे हो, तुमने हमसे 20 रुपये में यूनिट्स खरीदे हो, तुम ये पैसे रख लो वापस। हम रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स के नाम पे और रिपेमेंट ऑफ डेट के नाम से पेमेंट दे रहे थे उनको, और उस पर उनके हाथ में टैक्स लग ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भाई हम तो ऐसी पेमेंट दे रहे हैं उनको, क्या, रिपेमेंट ऑफ डेट के नाम से या रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स के नाम से, क्योंकि यूनिट होल्डर्स के हाथ में सिर्फ अभी तक 3 इनकम टैक्सेबल थी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट। तो ये क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, कि आप अगर ऐसा कोई पैसा दे रहे हो किनको, यूनिट होल्डर्स को, अगर आप पैसा दे रहे हो यूनिट होल्डर्स को, ठीक है, जो क्या है, नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट, ठीक है, वो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई पैसा दे रहे हो, ठीक है, माइनस अमाउंट एट विच सच यूनिट वाज इशूड बाय बिजनेस ट्रस्ट, वो माइनस करके जो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपने यूनिट्स बेचे थे 20 रुपए की, यूनिट्स बेचे थे 20 रुपए की, अब उनको आप 30 रुपीज वापस कर रहे हो, तो 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना उनको। देखो जितने यूनिट्स बेचे हो उनको आपने, ठीक है, जितने यूनिट्स इशू हुई है उतने पैसे वापस कर सकते हो उनको। अगर 20 रुपए में आपने यूनिट इशू की हो, 20 रुपए में आपने यूनिट इशू की हो और 20 ही रुपए वापस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने 20 में इशू किया हो और आप एक्स्ट्रा वापस कर रहे हो 30 रुपए, ठीक है, आप 30 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 30 रुपए दे रहे हो, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, तो 10 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में अंडर IFRS। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है, कि आप बिजनेस ट्रस्ट को आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, किसको, यूनिट होल्डर्स को, रिपेमेंट ऑफ डेट ना मान बोल के, या फिर रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टू यूनिट होल्डर्स बोल के, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, ठीक है, जो क्या है, जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट नहीं है, अगर वो होता तो ऑलरेडी टैक्स हो जाता। अगर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट होता तो ऑलरेडी यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्स हो जाता, पर वो नहीं है वो, और वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। और माइनस क्या कर रहे हैं अपन, अमाउंट एट विच सच यूनिट वाज इशूड बाय बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। माइनस एक और चीज करते हैं, अमाउंट चार्ज टू टैक्स अंडर दिस क्लॉज इन अर्लियर प्रीवियस ईयर। अगर इस क्लॉज में पहले कोई टैक्स कर चुके तो वो अमाउंट माइनस कर दो, फिर से टैक्स नहीं लगाएंगे उस पर, सिंपल सी बात है। तो ए माइनस बी माइनस सी वही है ये, ठीक है, सिंपल सी बात। हम कितना पैसा दे रहे हैं उनको, 30 रुपीज। हमने आज तक पैसा कितना लिया उनसे यूनिट बेचने के नाम पे, 20 रुपीज, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपन, वो यूनिट होल्डर्स के हाथ, यूनिट होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, और IFOS में टैक्सेबल होगा अंडर नॉर्मल टैक्स रेट्स। एक बात और समझना कि बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करती है, जब भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन में होती है, पर ये स्पेसिफाइड सम नहीं होगा सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन में। ये क्या होगा, ये सिर्फ IFRS की इनकम होगी यूनिट होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। अब आ गए हैं बेटा अपन ट्रस्ट के अमेंडमेंट्स में। ट्रस्ट में सुनना कि आप किसी को डोनेशन देते हो ना, तो डोनेशन में अब सिर्फ 85% ऑफ अमाउंट डोनेटेड बाय ट्रस्ट विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। एग्जाम्पल मान लो ट्रस्ट ने 50,000 डोनेट किया है, अगर ट्रस्ट ने 50,000 डोनेट किया है तो अपन अप्लाइड कितना मानेंगे, सिर्फ 50,000 इंटू 85%, 42,500। ये बात ध्यान रखना, जैसे ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है, लॉजिक अपन डिस्कस नहीं करते। अगर 85% अप्लाई नहीं किया अपन ने तो कब तक डिक्लेरेशन दे सकते हैं अपन, 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ ROI तक, ठीक है, हमको यहाँ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वैसे ही जब आप एक्यूमुलेट कर रहे हो अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मंथ्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ ROI तक देना पड़ेगा, एंड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा अप टू 1391 एंड 1394। बट एक पीजीपी बोल रहा हूँ, एक CBDT सर्कुलर आया है जो क्या बोलता है, एक्यूमुलेशन या फिर डीम्ड एप्लीकेशन शैल नॉट बी डिनाइड टू अ ट्रस्ट एज लॉन्ग एज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन डीम्ड एप्लीकेशन इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI अंडर 1391। ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या बेवकूफ़ी है। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले इन्हें 2 मंथ्स वाली अपने को कंडीशन याद कराए, ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि ड्यू डेट तक किया तो भी चलेगा, हम अलाउ कर देंगे ट्रस्ट को।
हम डीम्ड एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे और हम एक्यूमुलेशन भी अलाउ कर देंगे। अगर ट्रस्ट ने क्या किया, ट्रस्ट ने ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 2 महीने पहले की तुमने टाइम लिमिट बनाई क्यों? बनाई क्यों? ठीक है, ये हो सकता है पहले साल के लिए किया होगा इन्होंने ऐसा सर्कुलर निकाल के। ठीक है, तो अब क्या सर पुराना ही रूल है, मतलब अमेंडमेंट हुआ है फिर पुराना ही रूल है कि ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक भी आपने सबमिट किया डिक्लेरेशन या फिर इसमें स्टेटमेंट दिया ईओ को तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 12 ए भी जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें अमेंडमेंट आया है, सुन लो। एक मिनट रुको। हाँ सुनो कि देखो, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है जिनकी एक्टिविटीज कमेंस नहीं हुई है वो जाएंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए, और ऐसे फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट जिनकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है वो जाएंगे अब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए विद इंक्वायरीज। ठीक है, इधर आओ एक बार टाइम लिमिट देख लो कि ट्रस्ट जिसकी एक्टिविटी कमेंस नहीं हुई है वो जाएगा प्रोविजनल के लिए, और ट्रस्ट जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है जिसकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है वो जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए विद इंक्वायरीज। कब तक कर सकता है अप्लाई? ये कैन अप्लाई एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज। एंड टाइम लिमिट क्या है सर? सीआईटी कब तक ग्रांट करेगा? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। और पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 years, जिस साल से अप्लाई करेगा उस साल से। ठीक है, प्रोविजनल टू फाइनल में एक अमेंडमेंट आया है, इसका टाइम लिमिट क्या था? 6 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और 6 months प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अगर अबाउट टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही बिफोर 39/23 इट शैल बी एक्सटेंडेड टू 39/23। ठीक है, अब देखो एक और अमेंडमेंट है इसमें। देखो 2 पॉइंट्स पता है आपको कौन से? एक अपन अगर कॉर्पस से अमाउंट निकालते हैं और अप्लाई मतलब अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड नहीं मानते। हम अप्लाइड कब मानते हैं इसको? जब आप डिपॉजिट बैक करो कॉर्पस में। वैसे ही एक और पॉइंट है कि आप लोन एंड बोरिंग में से आप कुछ एप्लीकेशन करते हो तो उसको अप्लाइड नहीं मानते। अप्लाइड कब मानते हैं? जब रीपे करोगे। तो ये रीपे और जो डिपॉजिट बैक है कॉर्पस में ये कब तक करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच एप्लीकेशन और बोरिंग वॉज ओरिजिनली मेड। अगर 5 years के बाद करोगे तो हम उसको अप्लाइड नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, बेसिकली बात यह है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर लोन 5 साल से ज़्यादा पुराना है और 5 साल बाद रीपे करोगे आप 5 साल के बाद तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है। एग्जिट टैक्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, नॉन एलिजिबल फॉर्म जो बोलते हैं अपन, उसमें एक और चीज़ आ गई है कि ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विच फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन बिफोर द लास्ट डेट रिजल्टिंग इनटू बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इनकी डेट आ गई थी रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने की, इन लोग नहीं अप्लाई कर पाए। देखो एक अमेंडमेंट है डिडक्शंस में 80CCH, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अग्निपथ स्कीम। ये क्या बोलता है बेटा कि अग्निपथ स्कीम क्या है? एक तो अग्निपथ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2022 में लॉन्च हुई थी फॉर इंडियन यूथ इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में क्या क्या आता है? देखो अग्निवीर कॉर्पस फंड मीन्स अ फंड इन विच consolidated contributions of all the अग्निवीर्स प्लस मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जमा होता है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ अग्निपथ स्कीम क्या है कि हर अग्निवीर को 30% ऑफ हिज मंथली कस्टमाइज पैकेज क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअल्स अग्निवीर कॉर्पस फंड में। फर्दर गवर्नमेंट भी उसमें क्या करेगी? मैचिंग अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी, और गवर्नमेंट विल आल्सो पे टू सब्सक्राइबर इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द कंट्रीब्यूशन स्टैंडिंग इन हिज अकाउंट। सब्सक्राइबर को गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे करेगी। ठीक है, डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एसएससी एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम एंड सब्सक्राइबिंग टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड ऑन और आफ्टर 1/11/22। ठीक है, 80CCH में मिलता है डिडक्शन। 80CCH 1 में मिलता है कितना? जो अमाउंट पे किया डिपॉजिट किया अपन ने एसएससी ने इन हिज अकाउंट इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है, 115 बीएससी की बात करते हैं सर, ये ओनली अवेलेबल है इफ एसएससी हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 बीएससी। ठीक है, सीसीएच 1 बेटा कब मिलता है? अगर एक खुद को मिलता है, आपने डिपॉजिट किया अग्निवीर कॉर्पस फंड में तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बट आप बीएससी से मतलब आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, मतलब ओल्ड जैम में रहना पड़ेगा, तब मिलेगा सीसीएच 1। सीसीएच 2 क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेड अकाउंट ऑफ एसएससी इन अग्निवीर कॉर्पस फंड। जो गवर्नमेंट का अमाउंट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये सबको मिलता है डिडक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजाइम अंडर विच ही पेज टैक्स, मतलब ओल्ड जैम वालों को भी मिलता है और न्यू जैम वालों को भी मिलता है। ठीक है, contribution made by central government is included in salary of the assessee. The deduction under 80CCH2 is available for the same. ठीक है, note any payment from the अग्निपथ corpus fund to a person enrolled under अग्निपथ scheme or to his nominee would be exempt from tax. ठीक है, डन। 10AA में डिडक्शन सुन लो, सॉरी 10AA डिडक्शन का एक अमेंडमेंट सुन लो कि एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है सर? जो टर्नओवर 6 months के अंदर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और विद इन सच फर्दर पीरियड एज परमिटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडिया में आ गया। ठीक है, 6 months के अंदर इंडिया में आ गया, समझ लो। ठीक है, टीडीएस का अमेंडमेंट सुन लो अब कि 192A में पहले होता था कि अगर पैन नहीं दिया तो एमएमआर, पर अब होता है 20%।
194 एन में अमेंडमेंट सुन लो कि लिमिट कितनी है, 1 करोड़ की है। जब रेसिपिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ की। ठीक है, बस इतना अमेंडमेंट है। अब टीसीएस सुन लो 2061G, 194B है, बाद में पढ़ाऊंगा। सुनो 2061G क्या बोलता है कि सर टीसीएस रेट क्या है सर, रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल पर्पज अप टू 7 लाख नो टीसीएस, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट 7 लाख के ऊपर 5%। ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पज इफ रेमिटेड अमाउंट इज ऑब्टेन बाय लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू 7 लाख नो टीसीएस, अमाउंट 7 लाख के ऊपर 0.5%। ठीक है, रेमिटेंसेज अफेक्टेड बाय अमेंडमेंट, ये दोनों सेम ही अभी भी, बाद में भी सेम है। अफेक्ट कौन से हुए हैं कि आप फालतू के लिए खर्चा भेजोगे इंडिया के बाहर, फालतू के लिए खर्चा इंडिया के बाहर भेजोगे, तो बिफोर 1/10/23 5% था, बट ऑन और आफ्टर 1/10/23 20% हो गया है। अप टू 7 लाख नो टीसीएस, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट 7 लाख के ऊपर इतना रेट है बेटा। ठीक है, एंड फॉर ओवरसीज टू प्रोग्राम पैकेज बिफोर 1/10/23 5% था होल अमाउंट पे। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1/10/23 अप टू 7 लाख 5% है, एंड अबव 7 लाख हुआ तो 20% है। ठीक है, ओके। तो देखो, सो बेसिकली ऑन और आफ्टर 1/10/23 एजुकेशन और मेडिकल के लिए अप टू 7 लाख 0, 7 लाख के ऊपर 5%, एजुकेशन लोन के लिए अप टू 7 लाख 0 और 7 लाख के ऊपर 0.5%, अदर पर्पस और ओवरसीज टूर के लिए अदर पर्पस के लिए 0% 0 अप टू 7 लाख एंड 7 लाख के ऊपर 20%, एंड ओवरसीज टूर के लिए अप टू 7 लाख 5% एंड 7 लाख के ऊपर 20%। एक बात और ध्यान देना कि लोन होना चाहिए सर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का। ठीक है, अगर जर्मनी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो 0.5% का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, 5% होगा। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो भी 5% रेट होगा। ये होना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है पर अभी नहीं पूछता, ये पहले पूछता था, अभी अमेंडमेंट पूछेगा आपको। अब 194 फट से सुन लो, टीडीएस और नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग 30% लगता है सर। कब डिडक्टेबल होता है, टाइम ऑफ ईच विड्रॉल एंड एट टाइम ऑफ एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, A+D माइनस B+C। A+D मतलब आज तक जितना पैसा निकाला मतलब जो पैसा आपने आज तक विड्रॉ किया प्लस जो पैसा आपका बचा हुआ है वहां पे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, B+C मतलब क्या होता है, जो पैसा आपने आज तक डाला, मतलब जो पैसा आपने खुद के पॉकेट से डिपॉजिट किया प्लस जो पैसा स्टार्टिंग से था, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नेट विनिंग एट टाइम ऑफ फर्स्ट विड्रॉल A माइनस B+C। ए मतलब जितना पैसा अभी विड्रॉल किया, ठीक है, माइनस B+C जो पैसा आपने अभी खुद डाला और जो पैसा आप स्टार्टिंग से था, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सब्सिक्वेंट विड्रॉल में क्या होता है, A माइनस B+C+C, जितना पैसा आपने आज तक विड्रॉ किया माइनस जितना पैसा आपने डाला प्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस जिस अमाउंट पे आप अभी तक टीडीएस भर चुके हैं वो माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेट विनिंग्स एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जितना पैसा आज तक निकाला प्लस जो पैसा आपका पड़ा हुआ है वहां पे क्लोजिंग बैलेंस, माइनस B+C+E माइनस जितना पैसा आपने आज तक डिपॉजिट किया माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस जिस अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ और ये इसका पूरा वीडियो समझना है तो कल मैंने इनकम टैक्स मैराथन में पूरा समझाया हुआ है, ये अच्छे समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। वो वीडियो 10-15 मिनट का ही होगा, 15-20 मिनट 15 मिनट का, वो डाल दूंगा अलग से मैं। ठीक है, और तुम ये प्लीज़ प्लीज़ एक बार सुन लो ध्यान से, एक बार मेरी बात सुन लो बस। कुछ नहीं हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, इनकम कितनी होती है, जो पैसा आपने आज तक डाला है माइनस जो पैसा उसमें निकाला, नहीं सॉरी, जो पैसा आपने आज तक निकाला है माइनस जो पैसा आज तक डाला है। ठीक है, ठीक है, निकाला मतलब कितना, निकाला मतलब जो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया प्लस जो कमाया है पर उसमें रखा हुआ है वो आपका विनिंग होगी, कमाई होगी आज तक की, माइनस कॉस्ट क्या होगी आपकी, कॉस्ट होगी जो आपने खुद से पैसे डाला उसमें डिपॉजिट किया प्लस जो पैसा स्टार्टिंग से था वहां पे ओपनिंग बैलेंस, ये अपनी कॉस्ट है, बस ये माइनस होगा और ये अपनी इनकम है, समझ लो। ठीक है, ये उस वीडियो समझना पड़ेगा, ये इस वीडियो में जल्दी समझा नहीं सकता, बड़ा बड़ा अमेंडमेंट है ये, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। ठीक है, 148 में असेसमेंट में अमेंडमेंट है एक, क्या कि एओ जब 147 का असेसमेंट के लिए नोटिस भेजेगा आपको 148 में, तो क्या करेगा, वो बोलेगा आपको 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच सच नोटिस इज इशूड और एनी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच सच नोटिस इज इशूड। ठीक है, अगर रिटर्न फाइल हो गया 3 मंथ्स के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कंसिडर किया जाएगा एज रिटर्न फाइल अंडर 139 एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्सेल अप्लाई। आफ्टर 3 मंथ्स आपने रिटर्न फाइल किया तो रिटर्न वुड नॉट बी डीम्ड टू एज रिटर्न फाइल अंडर 139। देखो 149 में कमेंटमेंट सुन लो कि देखो, अगर सर्च इनिशिएट हुई है 132 में, ठीक है, या फिर सर्च कंप्लीट हुई है या फिर रिक्वेजिशन हुआ है 132A में, ठीक है, और ये सब हुआ है किसी भी साल के 15 मार्च के बाद, तो एओ को एडिशनल 15 डेज का टाइम लिमिट मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं फट से 2 मिनट के अंदर। मान लो सर्च कंडक्ट हुई है 20 मार्च 24 को, ठीक है, अब एओ के पास कितना है नोटिस भेजने के लिए, AY 2021, इसका 3 साल कब खत्म हो रहा है, 21 से लेकर 3 ईयर्स, 31 से 24, ठीक है, तो 31 से 24
4 को इसका 3 साल खत्म हो रहा है, तो AY 20-21 की अगर नोटिस भेजना है किसको, AO को, तो उसके पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं 20 मार्च से, 12 दिन बचे हैं, तो उसको एडिशनल टाइम मिलना चाहिए। कितना मिलेगा? 15 डेज का। तो AO 15 अप्रैल 24 तक नोटिस इशू कर सकता है। कब की? AY 2021 की। ठीक है, तो बस बेसिकली अगर उस टाइम पे सर्च हो रही है ना आखिरी 15 दिनों में, तो AO को 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड नोटिस इज डीम्ड टू बी इशूड ऑन 31/3/24 ओनली। नोटिस अपन क्या डीम करेंगे कि 31/3/24 को इशू हुई है, मतलब बेसिकली 15 डेज का एडिशनल टाइम मिल रहा है बस AO को। ठीक है, एक इसमें स्पेशल ऑडिट में अमेंडमेंट है कि अब जो AO है वो डायरेक्ट कर सकता है CA के पास फॉर स्पेशल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट के पास फॉर स्पेशल ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। देखो, अब ना सर्च सीधे सर्वे में सेक्शन 119 में अमेंडमेंट है। 119 में क्या होता है कि जैसे मान लो अपने रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, अपन रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, तो अपना लॉस है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, अब वो नहीं कर पाएंगे अपन, तो उसके लिए ना अपन CBDT के पास कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन काय में करते हैं वो अप्लाई, वो अपन सेक्शन 119 के अंदर करते हैं, और काय में आता है वो एनी अदर रिलीफ अंडर द एक्ट में, क्या? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, ये आता है एनी अदर रिलीफ अंडर द एक्ट में। ठीक है, तो IT अथॉरिटीज अब अपने को अगर अप्लाई करना है, तो अब डिपेंड करता है कि अब अपन किसके पास अप्लाई करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कितना अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का है। अगर अपना क्लेम है अप टू 50 लाख, तो अपन प्रिंसिपल CIT या CIT के पास अप्लाई करेंगे। अगर 50 लाख से ऊपर है 2 करोड़ तक CCIT, 2 करोड़ के ऊपर है 3 करोड़ तक प्रिंसिपल CCIT, एंड 3 करोड़ के ऊपर है तो CBDT। राइट, देखो अपील डिवीजन में JCIT अपील्स आया नया। ठीक है, देखो CIT अपील्स और JCIT अपील्स सेम सेम है। क्यों लेके आए इसको? बस JCIT अपील्स को इसलिए लेके आए क्योंकि अपन CIT अपील्स का बर्डन कम कर सके, इसलिए लेके आए हैं। और JCIT अपील्स के पास कौन सा ऑर्डर ले जाओगे आप? जो भी AO ने पास किया। कौन से AO ने ITO या फिर ACO DC। अगर JC नहीं पास किया है तो आप JCIT अपील्स के पास नहीं जा सकते, सेम लेवल हो गया। ठीक है, तो कोई भी CIT अपील्स के पास अपील पेंडिंग है तो ट्रांसफर कर सकता है JCIT अपील्स को, और वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। कोई भी JCIT अपील्स के पास अपील पेंडिंग है तो ट्रांसफर कर सकता है CIT अपील्स को, और वो आगे वाला वहीं से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बाकी ऑल प्रोविजन रिमेनिंग द सेम। ठीक है, अगर आपको पूछा क्वेश्चन में कि AO ने ऑर्डर पास किया है, ठीक है, तो आप अपील में किसके पास जाओगे? आप क्या बोलोगे? CIT अपील्स प्लस JCIT अपील्स, CIT अपील्स और JCIT अपील्स विद इन 30 डेज। ठीक है बेटा, 158 AB का अमेंडमेंट है। मैंने अपील डिवीजन चैप्टर में, अगर आपके पास टाइम है तो वहां जाके अमेंडमेंट देख लो। बस मैंने बहुत बढ़िया समझाया है वहां पे। अगर आपको समझता है, पहले से पढ़ा है आपने, तो अगर पहले पढ़ा नहीं है तो अभी पढ़े कोई मतलब नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। और अगर टाइम है आपके पास 15-20 मिनट देने का, तो अपील डिवीजन चैप्टर का रिवीजन खोलो और वहां पर जाके इसका अमेंडमेंट देख लो। मैंने ना अमेंडमेंट हैंड रिटन नोट से करवाया पूरा इसको। ठीक है, पेनाल्टीज में अमेंडमेंट है एक 271C का, कि अपन ने फेलियर टू डिडक्ट TDS हुआ या फिर एंश्योर पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। अब क्या है, देखो, वेयर पेमेंट इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। कब होगा? इन केस ऑफ 194R बेनिफिट गिफ्ट इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, VDA 194S एंड 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। अगर इसमें गिफ्ट जो है वो काइंड में है, जो कंसिडरेशन है काइंड में है, तो क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अपन गवर्नमेंट के पास TDS का पेमेंट नहीं पहुंचा पाए, हम इंश्योर नहीं कर पाए पेमेंट गवर्नमेंट को। तो उस केस में क्या होगा? पेनल्टी अमाउंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ TDS दैट SSC फेल टू पे और फेल टू इंश्योर पेमेंट ऑफ। सिंपल। 115 BAC में सुन लो एक बात, अमेंडमेंट की बात है ये, कि पहले सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था, अब सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो गया है। अब बेटा अपन आ गए इंटरनेशनल टैक्सेशन में। देखो 92D में अमेंडमेंट है, जहाँ पे अपने को मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स करनी पड़ती है। हमको जब AO या CIT अपील्स मंगाएगा इन्फॉर्मेशन, तो 10 डेज के अंदर हमको देनी पड़ेगी। ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज से। ठीक है, ओके। अब देखो अमेंडमेंट है 115A में NR टैक्सेशन में। सुनना ध्यान से, कि इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट when RDB or other long term bond is listed on recognized stock exchange in IFSC before 1723 था, सॉरी बिफोर 1723 था ये 4%, ऑन और आफ्टर 1723 कितना हो गया बेटे? 9%। ठीक है, गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले से। एक बात और समझो, ये जो इंडियन कंपनी वाला है, LC वाला, ये वाला नॉर्मल वाला और LD वाला, ठीक है, इनमें डेट का एक लिमिट है कि ये भी 3623 तक के ही कंसेशन रेट लगने वाला है। इसके बाद जनरल रेट हो जाएगा 20% का। समझना बात को, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक लिमिट थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी लिमिट है, अभी अमेंड नहीं हुई है, पुरानी लिमिट है, कि अपन डेट लिखे नहीं कभी इसमें, पर डेट क्या है देखो, कि ये डेट इसमें ऐसा है कि भाई ये जो लोन एग्रीमेंट है, RDB है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ये इशूड अप टू 3623 तक के थे। ठीक है, अप टू 3623, 30 जून 23। ठीक है, तब तक के इसमें कंसेशनल रेट है। इसके बाद रेट कितना लगेगा? 20% लगेगा। ठीक है, दैट्स इट बेटा, सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए हैं और मैं ट्राई किया
अपन कवर करें अमेंडमेंट सारे, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स के अंदर पूरे अमेंडमेंट्स कवर हो गए हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाओ पेपर देने, बढ़िया से जाओ, मचा देना पेपर में, फोड़ देना एकदम, सब कर लोगे तुम। अब तुमने अमेंडमेंट छोड़ के रखे तो वो भी कर लिए खत्म, अब और क्या चाहिए, हो गया खत्म, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना प्लीज़, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर अभी कमेंट नहीं कर पाओ तो पेपर के बाद, पेपर से बाद कमेंट कर देना, ठीक है। पर बताना हेल्प हुई क्या, ठीक है। और देखो ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मेरी हिम्मत नहीं थी आज, तबीयत बहुत ख़राब है कल के मैराथन के बाद से, बट मुझे याद आया मेरा CA फाइनल का पेपर, मैंने सोच भी लिया था नहीं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। पर फिर ना मुझे मेरे याद आया CA फाइनल IDT पेपर, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि मैंने कुछ पढ़ नहीं पाया था IDT के लिए, ठीक है। बट ना मैंने अमेंडमेंट सुबह-सुबह देख लेते अच्छे से, अमेंडमेंट देख लेते सुबह-सुबह, क्योंकि मुझे पता था अमेंडमेंट आता है ना। और पेपर में गया मैं, और अमेंडमेंट का 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, और मैंने अमेंडमेंट पढ़ के गया था, तो 8 मार्क मैंने वो वहाँ पे सिक्योर कर लिया। और मेरी IDT कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी IDT की, ठीक है। तो उस दिन मैं पूरा भगवान भरोसे गया था, और मैंने सुबह-सुबह अमेंडमेंट पढ़ लिए, तो मेरे 8 मार्क्स सिक्योर हो गए, ठीक है। तो मेरे एग्ज़ाम्पशन आया था IDT में, 64 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो वो मेरा अमेंडमेंट अगर मैं पढ़ के नहीं जाता, तो फिर रह जाता, ठीक है। तो इसलिए अमेंडमेंट पढ़ लिए थे मैंने, इसलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, और बस मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, सब कर लोगे तुम।